गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हमने अभी टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था, इसके कुछ वीडियो शेयर किए हैं। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसको ब्रीफली रिकॉल कराऊंगा। और अभी तक आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको आज के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आपको अगर मैथ्स में बोर्ड में पूरे 100 मार्क्स लाने की सोच रहे हैं तो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। हमने यहाँ दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमने चिल्ड्रन लिए हैं, सेट बी में हमने फीमेल्स लिए हैं, लेडीज़ लिए हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक x1 है और ये y1 इसकी बायोलॉजिकल मदर है, y2 भी इसकी मदर है। तो एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती। x2 रिलेटेड टू y3, x2 की y3 मदर है, x3 की y4। क्योंकि एक बच्चे की दो बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती तो हमने इसको कहा है नॉट ए फंक्शन। ऑन द अदर हैंड, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें x1 की मदर y1 है, x2 की y2 है, x3 की y3 है। तो ये तीन बच्चों की मदर हैं y1, y2, y3। लेकिन संसार में हम चाहते कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं, संसार में कोई भी ऐसा बच्चा संभव नहीं है जिसकी कोई बायोलॉजिकल मदर ना हो। तो यहाँ x4 किसी से रिलेटेड नहीं है, x4 की कोई मदर नहीं है। तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए में, कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसकी कोई बायोलॉजिकल मदर ना हो। तो ये नॉट ए फंक्शन। अब इसमें देखिए x1 की मदर y1 है, ये दो बच्चों की सेम माँ हो सकती है, एक बच्चे की दो मदर नहीं हो सकती, नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ x2 और x3 की मदर y2 है, x4 की मदर y3 है, और यहाँ पे a में कोई भी छूटा नहीं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b जिसमें हर x किसी ना किसी y से रिलेटेड और यूनिक y से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो एक बच्चे की दो मदर ना हो। यहाँ x1 y1 और y2 दो से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर x रिलेटेड है। यहाँ से हर जगह एरो जा रहे हैं ना, तो हर x रिलेटेड है और कोई भी x दो y से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं जा रहा। ये पक्षी की चोंच सी नहीं बननी चाहिए, एक x दो y से रिलेटेड ना हो। दो डिफरेंट x एक y से रिलेटेड हो जाएंगे, ये संभव है। दो बच्चों की सेम बायोलॉजिकल मदर हो सकती है। तो दिस इज ए फंक्शन, दीज टू आर नॉट ए फंक्शन। अब ग्राफिकल टेस्ट इसका पढ़ते हैं। ग्राफ से कैसे पता लगेगा कोई ग्राफ जो है फंक्शन है कि नहीं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो ये दो जगह कट कर रही है, इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर रही है, यहाँ भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इस x पे, ये x है ना, तो एक y की वैल्यू ये है और एक y ये है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रे डायग्राम से समझने की कोशिश करें, इसको मैं अगर x1 लेता हूँ तो ये x1 y1 से भी रिलेटेड है और y2 से भी रिलेटेड है। सिमिलरली ये x2 ले लो और ये y3, y4, ये y1 लिया मैंने, ये y2। तो x2 भी y3 और y4 से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन में तो संभव नहीं है। लेकिन अगर इस वाले केस में मैं कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, वो हर जगह एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो x1 सिर्फ y1 से ही रिलेटेड है, x2 y2 से ही रिलेटेड है और किसी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट किया हुआ ग्राफ का, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है, ये वर्टिकल लाइन है ग्राफ को ये दो जगह कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे नॉट ए फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को केवल एक एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो ये वाले ग्राफ फंक्शंस होंगे। अब वन वन फंक्शन क्या होता है? टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले वन वन है। तो वन वन फंक्शन में
दो बच्चों की सेम मदर हो तो वो 1 1 नहीं होगा। अगर दो 1 1 के लिए, अच्छा जब ये x1 y1 से रिलेटेड है ना, तो y1 को हम कहेंगे इमेज, x2 y2 से रिलेटेड है तो y2 इज इमेज ऑफ x2, x3 y2 से रिलेटेड है y2 इज इमेज ऑफ x3। ये जो है प्री इमेजेस। तो 1 1 फंक्शन में दो x सेम y से रिलेटेड ना हो, दो बच्चों की सेम मदर ना हो, ये मैंने समझाने के लिए वर्ड यूज किया है, दो बच्चों की सेम मदर ना हो, यानी कि एक इमेज दो प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक इमेज की दो प्री इमेजेस ना हो, एक ही औरत दो बच्चों की मदर ना हो, तो ये ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, x1 y1 से ही रिलेटेड है, x2 y2 से, x3 y3 से, तो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस x1 x2 x3 तीनों अलग अलग है और इनकी इमेजेस भी अलग अलग आ रही हैं। तो जब डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट है, कोई दो बच्चों की सेम मदर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 कहेंगे। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, दो तरीके से, x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इसका क्या मीनिंग हुआ, इमेजेस डिस्टिंक्ट, प्री इमेजेस डिस्टिंक्ट तो इमेजेस भी डिस्टिंक्ट, और fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। तो इसका भी वही मीनिंग है कि अगर दो इमेजेस इक्वल है तो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल हो। यहाँ दोनों दो इमेजेस y2 क्या है, f ऑफ x2 है, y2 क्या है, f ऑफ x3, तो f ऑफ x2 यहाँ f ऑफ x3 के इक्वल है, लेकिन इनकी प्री इमेजेस इक्वल नहीं है। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस implies distinct pre-images must imply distinct images, और distinct और same image must imply pre-images are also equal। तो जब इस तरह का एरो जा रहा हो, दो बच्चों की सेम मदर हो, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ग्राफ से कैसे पता लगेगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पे आप कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को दो जगह कट करेगी या दो से ज़्यादा जगह कट करे तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, इसका मतलब ये दो जो x है ना, इस x पे भी यही y होगा, इस x पे भी यही y होगा, तो इस x का भी y ये है, इस x का भी y है, तो दो डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज है। तो अगर हम इसे उसके माध्यम से करेंगे एरो डायग्राम से, तो दो x1 x2 की इमेज यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे x1 x2, तो इनका y सेम है। लेकिन इस केस में जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वो कर्व को एक ही जगह कट करेगी, एक ही जगह कट कर रही है ना, तो इसका मतलब हुआ इस x पे ये y1 है, इस x पे x1 पे y1 जो है वो x2 के y2 से अलग है, x3 का जो y3 है वो अलग है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो 1 1 नहीं होगा, और जब ईच हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट, दैट ग्राफ इज ए फंक्शन। तो ये भी एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ए सेट को आप चिल्ड्रन का सेट ले लीजिए, बी को लेडीज का सेट ले लीजिए, तो सेट बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए y3 छूट गया, ये लेडी किसी की भी मदर नहीं हो, तो ऐसा ना हो, ऑन टू में ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बी में ऐसा y ना बचे। तो ये y1 क्या है, f ऑफ x1 है, y2 f ऑफ x2 x3 है, y2 तो दो बच्चों की मम्मी है, लेकिन y3 किसी की भी मदर नहीं है, तो मैं कहूँगा y इज नॉट f ऑफ x फॉर एनी x बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू है। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं और 1 1 को इंजेक्टिव भी। ये y2 दो बच्चों की मदर है, y1 एक बच्चे की मदर है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा y नहीं है जो किसी की
कोई भी छूटा नहीं है, कोई भी ऐसी लेडी नहीं है यहाँ जो किसी की मदर ना हो, तो यहाँ कुछ भी छूटा नहीं है। और ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो ऑन टू क्या है, फॉर ईच वाई इन बी, ईच वाई इन बी देर इज एक्स इन ए सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये है ना y, ये f का x1 है, ये y2 f ऑफ x2 भी है, f ऑफ x3 भी है। तो कम से कम एक x मिलना चाहिए हर y के लिए, यहाँ y2 के लिए 2 मिल गए। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रेंज, रेंज क्या है, y1 y2। तो ये y1 y2 रेंज है यहाँ पे, जो कि सेट B के इक्वल है, कोडोमेन के। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे सेट ए टू सेट बी में, कितने फंक्शन होंगे। x1 को हम कहाँ से मैच कर सकते हैं, y1 से भी, y2 से भी और y3 से भी। x1 के पास कितनी चॉइस है, x1 कैन बी मैप्ड विद y1 y2 y3 y4। तो x1 हैज 4 ऑप्शन, x1 कैन बी मैप्ड टू एनी। सिमिलरली x2 के पास कितने ऑप्शन है, x2 के पास भी 4 ऑप्शन है, y1 y2 y3 y4। एक से मैच होना ना, तो x2 के पास भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, x2 also has 4 ऑप्शन। x3 कैन also be matched with y1, x3 with y1 y2 y3 y4। तो x3 के लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 4 4 4 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको n एलिमेंट्स ले लेता हूँ और यहाँ m एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो 4 की पावर 4 क्या था, n था ना मेरे पास, और 3 क्या था, m था, n की पावर m आएगा। अगर a में m एलिमेंट्स हैं, b में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b आर n की पावर m। n की पावर m क्यों होगी, क्योंकि हर किसी के पास n ऑप्शन होंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं और आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो पहला केस देखिए, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। 1 1 फंक्शन के लिए अब इसको मुझे पहले तो फंक्शन बनाना है। x1 को मान लो मैंने y1 से मैच कर दिया, x2 को y2 से मैच कर दिया। अब x3 को किसी से तो मैच करेंगे, बच्चे 3 है, चॉकलेट 2 है, तो चॉकलेट कोई ना कोई तो शेयर करनी पड़ेगी ना। जब 3 बच्चे हैं, चॉकलेट 2 ही हैं, तो कोई 2 बच्चे तो सेम चॉकलेट शेयर करेंगे, कोई 2 बच्चों की सेम मदर होगी। तो ये 1 1 तो बन ही नहीं सकते इसमें। तो कम से कम ए और बी में सेम एलिमेंट तो होने चाहिए, बी में कम से कम जितने एलिमेंट ए हैं उतने तो हों। तो इस केस में 3 फैक्टोरियल होंगे, यहाँ 3 3 एलिमेंट है। ए के पास, x1 के पास चॉइस है y1 y2 y3 से मैच हो जाए, तो इसके पास 3 चॉइस हैं, x1 के पास 3 चॉइसेस हैं। अब जिससे x1 मैच हो गया, x2 को उससे हम मैच नहीं कर सकते। मान लीजिए x1 को मैंने y1 से मैच कर दिया, तो x2 के पास 2 चॉइस रह जाएंगी, क्योंकि 1 1 है ना। तो जिससे x1 को मैच किया उससे x2 को मैच नहीं कर सकते, तो x3 के पास एक ही चॉइस रह जाएगी, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इन जनरल यहाँ पे n एलिमेंट, यहाँ पे n एलिमेंट, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए b में 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ए बच्चे मेरे पास 3 है और चॉकलेट 5 है, लेकिन मैंने बांटनी 3 है, एक बच्चे को 2 चॉकलेट नहीं दे सकता मैं। ज़्यादा चॉकलेट है तो इसका मतलब एक बच्चे को मैं 2 चॉकलेट दे के उसकी आदतें खराब नहीं करना चाह रहा। तो पहले 5 में से मुझे 3 सेलेक्ट करनी है, जिनको मुझे ए वाले बच्चों को बांटना है। तो 5 में से मैं 3 चॉकलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ 5C3 वेज में। और जो सिलेक्ट की है ना, मान लीजिए मैंने ये 3 चॉकलेट सेलेक्ट की, तो x1 के पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, x2 के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, x3 के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। तो पहले 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे 5C3 वेज में, और सिलेक्टेड चॉकलेट को, 3 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांट सकते हैं 3 फैक्टोरियल।
तो इसको 5p 3b कह सकते हैं। तो इन जनरल क्या फॉर्मूला बनेगा, ये यहीं से देख लो, यहाँ पे n एलिमेंट्स, यहाँ पे m एलिमेंट्स, तो n में से पहले m चूज कर लो और फिर उनको बांट सकते हैं हम m फैक्टोरियल में। लेकिन यहाँ पे m जो है वो n जो है m से कम नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में m है, b में n है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b आर 0 अगर m बड़ा है n। नंबर ऑफ फंक्शंस आर 0 इफ m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n। क्योंकि आपने यहाँ देखा था a में ज़्यादा एलिमेंट है b से, तो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट कम, तो चॉकलेट शेयर होंगी। तो m ग्रेटर देन n है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0। अदरवाइज n में से पहले m चॉकलेट चूज कीजिए और उन चॉकलेट को m स्टूडेंट्स में m फैक्टोरियल वे में बांट सकते हैं। इसको हम np m का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। मान लीजिए a में b से कम एलिमेंट है, तो क्या ये ऑन टू हो सकता है? इसको मैंने यहाँ मैच कर दिया, इसको यहाँ मैच कर दिया, इसको यहाँ, तो यहाँ कोई ना कोई छूट ही जाएगा। अब एक x को दो, मैं y4 को निपटाने के लिए इसको x3 से तो नहीं मैच कर सकता ना, फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो a में एलिमेंट b के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तभी ऑन टू संभव है। और ऐसे केस में अगर a में m एलिमेंट हैं, b में n एलिमेंट हैं, b में n, a में m, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे n की पावर m, फिर माइनस NC1 n माइनस 1। देखो कैसे याद करना है, पहले तो n की पावर m, ये तो टोटल फंक्शन होते हैं, n की पावर m टोटल फंक्शन होते हैं, माइनस NC1 n माइनस 1, n माइनस 1, NC1 का डिफरेंस है n माइनस 1 की पावर m, फिर NC2 लिखना है और NC2 है तो n माइनस 2 की पावर m, फिर माइनस NC3 n माइनस 3 की पावर m। ये चलता जाएगा जब तक लास्ट में 1 की पावर m ना आ जाए। जब ये क्वेश्चन आएगा इसको वहां से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। If f is a function from n to n defined as fx is x square plus x plus 1 then f is, मैंने बताया था जब भी फंक्शन r टू r होता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू नहीं होता, लेकिन यहाँ n टू n है, तो क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? 1 1 के लिए हम चेक करेंगे x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको x2 स्क्वायर को इधर ले आइए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस x1, और ये x2 भी इधर आ जाएगा, माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1। तो मेरे पास चॉइस क्या ही, x1 इक्वल टू x2। ये तो जीरो हो नहीं सकता ना, क्यों जीरो नहीं हो सकता? ये तभी जीरो होगा जब x1 प्लस x2 मिलके माइनस 1 बनेंगे। ये तभी जीरो होगा जब x1 प्लस x2 मिलके माइनस 1 बनेंगे, जो कि नेचुरल नंबर में संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 1 तो हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब ये ऑन टू होगा कि नहीं, ऑन टू होगा कि नहीं वो चेक करते हैं। अब देखिए इसको ऐसे बना लीजिए फॉर द टाइम बिंग। 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 3। तो ये 1 और 2 वैल्यू किसी पे आएंगे नहीं, आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और इसके लिए कोई x ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो 1 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो x या तो 0 आएगा या -1 आएगा, जो कि दोनों ही नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये जो 1 है ना, ये किसी भी x से रिलेटेड नहीं है, ये किसी की भी मदर नहीं है, क्योंकि दो बच्चे जो आ रहे हैं ना, x 0 और -1 आ रहे हैं, जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये नीदर 1 1 तो था, ऑन टू नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? दिस इज 1 बट नॉट ऑन टू। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, इसका आंसर ए आ गया। अब ये f फ्रॉम R टू R 3x + 1, जब भी R टू R है, लीनियर है, 1 1 ऑन टू दोनों होंगे। क्यूबिक हैं जिसमें ऑड पावर ही है, स्क्वायर नहीं आ रहा, वो भी 1 1 ऑन टू होंगे। तो ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दिस विल बी 1 1 एंड ऑन टू, आंसर इज बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन n टू n। n टू n में ये 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि इसको fx1 = fx2 से करेंगे। 5x1 + 3 = 5x2 + 3, तो 3 3 कटेगा, फिर 5x1 = 5x2 से x1 = x2 आपके पास आ जाएगा। तो ये 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये ऑन टू होगा कि नहीं? 1 पे कितना आएगा? 8। तो आप देखेंगे 2 पे कितना आएगा? 2 5 = 10 13। तो बीच के नंबर कहाँ गए? तो ये यहाँ पे 1 के लिए मुझे कोई मिलेगा नहीं। मान लीजिए मैं fx को 1 ले लेता हूँ, ये मैंने y लिया और y = fx, मीन्स fx 1, तो 5x + 3 इज 1। तो जो मेरा x आएगा -2/5 आ जाएगा, जो कि सेट ए में नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं है मेरे पास। तो ये जो है ना, ये किसी की भी मदर नहीं होगी। -2/5 की मदर होगी, लेकिन वो सेट n में नहीं है, वो बच्चा यहाँ रहता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। अगर ये R टू R होता तो सिंपली 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता। तो ये भी ध्यान रखना फंक्शन कहाँ से कहाँ है। तो ये भी, इसका भी आंसर बी हो गया। अब x² है और n टू n है, तो हर डिस्टिंक्ट नंबर का स्क्वायर सेम होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई दो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं है जिनका स्क्वायर सेम हो। तो 1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंगे सेट बी में, तो सेट ए में कोई x लेना चाहेंगे तो x² = 2 संभव नहीं है, नेचुरल नंबर में संभव नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। तो ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू, इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन R टू R है और स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू डी। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये 1 हो गया, x = 1, डॉटेड लाइन। x² होता तो ये जाता, ये x² + 1, ये इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है इसकी रेंज, 1 से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इसकी रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी। तो कोडोमेन के इक्वल तो नहीं है, कोडोमेन तो R है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और इसमें हर वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है, यानी कि यहाँ पे भी सेम y है, इन दो डिस्टिंक्ट x पे सेम y आ रहा है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये निदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपको सीधा याद रखना है, जितने भी R टू R है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो 1 1 ऑन टू नहीं होते। फिर R टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या ये 1 1 है? और क्या ये ऑन टू है? 0 टू इन्फिनिटी है। R फंक्शन f फ्रॉम R टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि -1 डोमेन क्या है? डोमेन तो R है ना, तो यहाँ तो -1 और 1 आएंगे डोमेन में, तो इनका स्क्वायर तो सेम एज 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। लेकिन रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। और x² क्या होता है? कोडोमेन क्या? 0 टू इन्फिनिटी, x² > 0 होता है, तो रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी आएगी, कोडोमेन भी वही है। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है? इस टाइप का ग्राफ होता है। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, और इसकी कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो दिस इज 1 1
नॉट 1 1 बट ऑन टू। ये ऑन टू भी क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कोडोमेन को 0 to इन्फिनिटी कह दिया, तो इसका आंसर सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आर टू आर मॉड एक्स भी 1 1 ऑन टू नहीं होता, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट नंबर का सेम, -1 और 1 का मॉड सेम होता है, और -1 और 1 तो अलग अलग नंबर है, और इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है, तो ये भी निदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी हो गया इसका। फिर एक्स क्यूब प्लस वन आर टू आर में अगर ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल हैं तो वो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका भी आप रीजन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, और एक्स क्यूब के ग्राफ को एक यूनिट ऊपर उठा दें तो ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, तो रेंज आर हो गई, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक एक जगह ही कट करती है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू, तो डायरेक्ट याद करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे, आपके पास फंक्शन आर टू आर है और इसमें सिर्फ ऑड पावर है एक्स के ऊपर, तो ये फंक्शन भी 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। बाकी इसको मैंने सब्जेक्टिव में समझाया भी हुआ है, वहां से आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 9th का बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं जिनका वैल्यू सेम आती है, 2.3 और 2.4 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, लेकिन 2.3 और 2.4 तो अलग अलग नंबर हैं, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो होती है सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि कोडोमेन आर से डिफरेंट है, तो ये भी नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक्स मॉड एक्स क्या होगा, इसका ग्राफ बना के बताते हैं। जब x पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स, और जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड एक्स भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ पे नहीं बढ़ाया ग्राफ को, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड एक्स इक्वल टू एक्स है। अब जब x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, तो x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा। तो अब आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो ये इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होने के कारण ये रेंज इसकी हो गई कोडोमेन के इक्वल, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो ये 1 1 भी हो गया, तो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो इसका आंसर ए हो गया। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो आज मैंने 34-35 क्वेश्चन आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे, CUT वगैरह के एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे, और आपको IIT का भी जो शुरू वाला एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करने में इससे मदद मिलेगी। अब ये फंक्शन देखिए, इसको यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव में समझाया हुआ है। जब भी एक लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन हो, और यहाँ कोडोमेन में आर में से कुछ एलिमेंट माइनस किया हो, तो वो 1 1 ऑन टू होता है, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 एंड ऑन टू। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कीजिए, ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू इसमें बी में दिया है, मैंने बताया सही था, लिख गलत दिया, तो ये बी है, और ये भी 1 1 ऑन टू दोनों होगा। 1 1 तो आप fx1 इक्वल टू fx2 से सीधा शो कर सकते हैं, ये मैंने सब्जेक्टिव में पूरा समझाया हुआ है। इसकी मैंने पहचान बता दी है, जब भी r माइनस समथिंग टू r माइनस समथिंग हो और लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर हो, 1 1 ऑन टू होगा। r माइनस समथिंग टू r हो, लीनियर बाय लीनियर हो, तो ये 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये r माइनस समथिंग टू r है और लीनियर बाय लीनियर है, तो ये 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 14th क्वेश्चन,
अब नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ 1 2 3 अप टू 10 या 1 2 3 अप टू 10, तो यहाँ ऑन टू और 1 1 जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं ना, तो जो ऑन टू होता है वो 1 1 भी होता है, जो 1 1 होता है ऑन टू भी होता है, तो ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं, आप याद कर लीजिए, जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ऑन टू फंक्शन तभी बनेगा जब वो 1 1 भी होगा। मान लीजिए छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब ये ऑन टू है तो किसी से तो रिलेटेड होगा, इससे तो हो नहीं सकता, तो इससे रिलेटेड होगा तो ये 1 1 भी बन जाएगा। तो जब भी दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं तो हर 1 1 फंक्शन ऑन टू भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, यानी कि बी, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, क्योंकि जो भी 1 1 है वो ऑन टू भी होगा। 3 टू 3 है ना, ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 ए टू ए है ना फंक्शन मेरा, तो इसके पास 3 ऑप्शन है, किसी से भी रिलेट हो जाए। फिर 2 के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 3 के पास 1, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। फिर यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ए बी सी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मैंने बताया था n की पावर m, n है यहाँ पे एलिमेंट 3 और m है एक एलिमेंट 4, 81। एक 1 के पास कितने ऑप्शन है? 1 ए बी सी किसी से भी रिलेट हो सकता है, 3 ऑप्शन। 2 के पास भी 3 ऑप्शन, 3 के पास भी 3 ऑप्शन, 4 के पास भी 3 ऑप्शन। 3 3 3 3 4 टाइम्स 3 की पावर 4, n की पावर m। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4, यानी कि 81 फंक्शंस होंगे, जो कि आंसर सी है। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। अब 4 बच्चे हैं, 3 चॉकलेट हैं, तो x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लीजिए, एक ही बात है। तो जब भी बच्चे ज़्यादा चॉकलेट कम है तो चॉकलेट कोई ना कोई तो शेयर होगी, इसको मिल गई इसको मिल गई, लेकिन इन दो बच्चों को सेम चॉकलेट शेयर करनी पड़ेगी, तो 1 1 तो नहीं बनेगा। तो कम से कम जितने बच्चे उतनी चॉकलेट हो या ज़्यादा चॉकलेट हो, तभी वो 1 1 फंक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एंड 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब पहले 5 में से 3 चॉकलेट सेलेक्ट कर लीजिए, 5C3। मान लीजिए मैंने ये 3 चॉकलेट सेलेक्ट की, तो 1 के पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, 2 के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 3 के पास 3, तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 होता है, ये 6 होता है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का बताया था, ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो n की पावर m, b के एलिमेंट की पावर a के एलिमेंट से चालू करो, फिर -nc1, n -1 की पावर m, पहले b के एलिमेंट पे a की पावर चढ़ा दो, फिर nc1, फिर n-1 की पावर m आएंगी, फिर nc2 n-2। यहाँ करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि a में एलिमेंट कम नहीं होने चाहिए, 1 2 3 है ना, और यहाँ a b c d e, अगर मैं मैक्सिमम y यूज भी कर लूँ तो मेरे पास d और e
क्योंकि एक x को 2y से तो रिलेट ही नहीं कर सकता, फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर मैं सारे 1 2 3 को a से रिलेट कर सकता हूँ, 1 2 3 को b से भी कर सकता हूँ, लेकिन मान लो मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेता हूँ सेट b के एलिमेंट, a b c तीनों यूज कर लिए तो d बच जाएगा। तो b में एलिमेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए a के एलिमेंट से, तब वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वहाँ पे 0 आएंगे। वैसे ये फॉर्मूला आता है, इसमें कंडीशन है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, a में ज़्यादा हो या इक्वल हो। If A and B are two sets having 5 and 3 elements respectively, total number of surjective function, अब लगेगा फॉर्मूला n की पावर m, n यहाँ 3 है, b के एलिमेंट n, पावर 5, 3 की पावर 5 माइनस माइनस nc1, n कितना है b के एलिमेंट 3c1, फिर 3 - 1 2 ले लीजिए, 2 की पावर ये वाला एलिमेंट 2 की पावर m a के एलिमेंट्स, पावर हमेशा a के एलिमेंट्स के इक्वल आएगी। तो पहले b के एलिमेंट जितने हैं वो लिखिए, n की पावर m, n 3 है m 5 है, n a के एलिमेंट है, फिर 3c1 और 3 - 1 2, 2 पे 5 पावर, फिर 3c2 3 - 2 1, 1 की पावर 5, जब 1 आ जाएगा उसके बाद स्टॉप कर देंगे। 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 9 27 81 243 243, और ये 2 की पावर 5 32, 3 ज़ा 96, और ये 3 हो जाएगा, तो 246 माइनस 96, 150 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये फॉर्मूले में n और m डाल दीजिए, n b के एलिमेंट है, m a के एलिमेंट है, लेकिन m बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया C। फिर नंबर ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन, अब ये क्योंकि x4 है ना और r2 आ रहे हैं, तो -1 और 1 दोनों की 4 पावर सेम होगी, तो ये दोनों 1 से अटैच होंगे, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 तो नहीं होगा, और x4 क्योंकि 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, जो कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये नीदर 1 1 होगा। मैंने बताया था इवन पावर वाले r2 r हैं, तो वो नीदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो ये r2 0 to 1 ओपन इंटरवल है, f(x) इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको हम ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहते हैं। इसका आपको ग्राफ याद होगा, एक x = 1 पे डॉटेड लाइन बना लीजिए, फिर ये 1 2 3, ये 0 पे 0 होता है, ये यहाँ तक जाता है, 1 पे ये 0, 1 पे ये 1 नहीं होता, 1 पे फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर ये 1 पे 1 होगा, और ये दिस, फिर 2 पे ये 0 होगा, 3 पे ये 1 होने की कोशिश करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर रही है, 2 से ज़्यादा जगह कट कर रही है, और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसकी ऑन टू है, क्योंकि ये r2 r डिफाइंड नहीं है, अगर r2 r डिफाइंड होता तो ऑन टू नहीं होता। इसकी रेंज क्या है, 0 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट है ये, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी नंबर का, जैसे -2.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जब नेगेटिव नंबर है तो उस नंबर से नेक्स्ट इंटीजर इसमें जोड़ दो, तो -2.3, तो -0.3 लेके इसमें +1 कर दो, 0.7, क्योंकि इधर -3 है, -2.3 के इधर ना -3 है, तो -0.7 और इधर आना पड़ेगा, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब जैसे 1.3 होता तो 0.3, 1.3, 1.3, 1.3 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1, तो कितना चलना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, 0.3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, हमेशा वो
1 से लेस होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। वैसे इसका ग्राफ आपको डायरेक्ट पता होगा, 11th में आपने पढ़ा था। तो इसको आप कहेंगे 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। एफ फंक्शन है 3 टू इंफिनिटी टू बी गिवन बाय दिस। तो एफ एक्स को जरा देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 है ना, तो x माइनस 3 के स्क्वायर में x स्क्वायर ये आएगा, इसको ऐसे लिख लिया मैंने 14 को ब्रेक करके। तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 बन गया। तो R टू R होता तो निदर 1 1 होता नॉर ऑन 2 होता। अब ये कितना होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ओवरऑल ये 5 से ग्रेटर और इक्वल आएगा, तो इसकी रेंज हो गई 5 टू इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ b को मैं 5 टू इन्फिनिटी लूँ तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगी। b कोडोमेन है, रेंज है 5 टू इन्फिनिटी 5 इंक्लूडेड, तो मैं 5 टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ b को, तो ये मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो जब आप कोडोमेन को रेंज के इक्वल सेट करते हैं तो फंक्शन ऑन टू बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि b ऐसा चूज करो कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है b। अब क्वेश्चन 24, फंक्शन एफ फ्रॉम -4 to 4 क्यों लिया, इसकी डोमेन वही बनेगी। टू ए डिफाइंड एज एफ एक्स इज दिस इज बाइजेक्टिव। तो इसकी बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए जो है कोडोमेन है, इसको रेंज के इक्वल सेट करेंगे तो ये 1 1, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज इसकी 0 to 4 आएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों आएगी, क्योंकि आप एफ एक्स को y ले लो, y इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो y स्क्वायर करेंगे ये आएगा, एक्स स्क्वायर इज 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस वाई 4 प्लस वाई। तो एक वेवी कर्व मेथड होता है, या -4 लिखो या 4, तो हर इंटरवल में या तो एक एक वैल्यू डाल के देख लो, प्लस माइनस डिसाइड कर लो, नहीं तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट माइनस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो हमारी कहानी नेगेटिव से स्टार्ट होगी। अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से, तो राइट से स्टार्ट करना है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो मुझे तो प्लस चाहिए, इस इंटरवल में प्लस आ गया, लेकिन मेरा y क्या रूट है, रूट नेगेटिव तो नहीं होता ना किसी भी नंबर का, तो इसको भी मुझे छोटा करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला पार्ट इसमें से काट देंगे, 0 to 4, तो 0 to 4 इसकी रेंज आ जाएगी। तो रेंज 0 to 4 क्लोज्ड इंटरवल आएगी। तो अगर मैं सेट ए को रेंज के इक्वल ले लेता हूँ, सेट ए कोडोमेन है, इसको रेंज के इक्वल लूंगा, तो मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। This function is defined R to R such that fx is 1 if x is rational, 0 if x is irrational. तो f of 1 1 होगा क्योंकि 1 is rational, f of 2 भी 1 होगा क्योंकि 2 भी रेशनल है। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब 1 से मैच हो जाएंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे 0 से मैच हो जाएंगे। तो 2/3 1 से मैच होगा, 3/5 भी 1 से मैच होगा, 2/5 1 से मैच होगा क्योंकि रेशनल है, 3/5 भी 1 से मैच होगा क्योंकि रेशनल है। तो बहुत सारे x जो हैं उनकी सेम इमेज 1 आ जाएगी, और जितने भी रेशनल है उन सब की इमेज 0 आ जाएगी। तो 1 1 तो नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यू आएंगी, एफ एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा, एफ एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा। तो रेंज इज ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट, तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट एफ एक्स इज 1, जितने पॉजिटिव हैं वो 1 पे मैप्ड हैं, 0 की इमेज 0 है, जितने भी नेगेटिव x है उनकी इमेज -1 है। तो 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव हैं, इन सब की इमेज 1 है, 2 3 4 इन सब की इमेज 1 है। तो मैनी x हैं जिनकी सेम इमेज है,
तो ये 1 1 नहीं होगा। और रेंज क्या है, रेंज में 3 ही एलिमेंट आएंगे, एफ एक्स या तो -1 होगा या फिर 0 होगा, -1 है, 0 है और 1 है, -1 फिर 0 या 1। तो रेंज क्या है, -1 0 और 1। जितने भी नेगेटिव एक्स है उन सब पे माइनस है, 0 पे 0 है और ग्रेटर देन 0 पे जो है वैल्यू 1 है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो निदर 1 1 हो गया नॉर ऑन 2 हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 27, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, एफ एक्स इज n प्लस 1/2, n टू n है, n प्लस 1/2 if n is odd, n/2 if n is even, then f is, अब इसको आप रे डायग्राम से बना लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। वैसे मैंने ये सब्जेक्टिव में शो किया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर यहाँ पुट करेंगे, ऑड नंबर यहाँ पुट करेंगे, इवन नंबर यहाँ पुट करेंगे। तो 1 पे वैल्यू होगी 1 प्लस 1, 2/2 इज 1, तो 1 1 से मैप होगा, 2 भी 1 से मैप होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है, इवन नंबर को यहाँ पुट करेंगे 2/2। सिमिलरली 3 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 3 प्लस 1/2। अब 4 पुट करेंगे, 4 इज इवन नंबर, यहाँ पुट करेंगे 4/2 2। तो आप देख सकते हैं दो दो एक्स की इमेज सेम आ रही है, 1 और 2 की सेम आ रही है, 3 और 4 की सेम आ रही है। ऐसे 5 और 6 दोनों की इमेज 6 आ जाएगी। तो ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है, क्योंकि 1 के लिए भी मेरे पास 1 दो बच्चों की मदर है, 2 इज आल्सो मदर ऑफ 2, 4 इज आल्सो मदर और 5 और 6। तो हर y के लिए मेरे पास एक नहीं दो दो x आ रहे हैं जिनसे वो रिलेटेड है। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन टू हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 बट ऑन टू। कैसा फंक्शन है, नॉट 1 1 एंड ऑन टू, नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये है z टू z, z टू z है, इवन नंबर जो है वो उनका बाई 2 हो रहा है, ऑड नंबर सारे 0 पे मैप्ड है। तो यहाँ पे आप इंटीजर्स बना लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3। अब -4 इवन नंबर है तो इसका ये बनेगा -2, -3 ऑड नंबर है, ये 0 पे मैप हो जाएगा, -2 जो है इवन नंबर है, इसका हम हाफ कर रहे हैं ना, -2/2, इवन नंबर को हम हाफ कर रहे हैं, -2 -1 पे मैप हो गया, -1 0 से मैच होगा, 0 इवन नंबर है तो 0/2 तो 0 ही होता है, फिर 1 ऑड नंबर है, 0 पे मैप हो जाएगा, 2 इज इवन नंबर तो इसका हाफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे x की सेम इमेज आ रही है, -4 -2 पे मैप हो रहा है, -3 0 पे हो रहा है, जितने भी ऑड नंबर है सारे 0 पे जा रहे हैं। तो ऑड नंबर वाले जो बच्चे हैं इनकी सबकी मदर सेम है 0। तो ये फंक्शन जो है 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है क्या, हाँ यहाँ पे सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। कैसे, आप देखिए, मान लीजिए आपने 0 लिया तो 0 तो सारे ऑड नंबर उसकी प्री में है, 0 की प्री में सारे ऑड नंबर है। फिर जैसे कोई भी मैंने 2 लिया, 2 किसकी इमेज होगा, 4 की, 2 यहाँ लूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 4/2। यहाँ पे मैं 3 लूंगा तो ये 6 की इमेज हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 1 लूंगा तो ये 2 की इमेज हो जाएगा, 0 लूंगा तो ये सारे नेगेटिव नंबर की इमेज हो जाएगा और 0 की भी, -1 लूंगा तो ये -2 की। तो सारे इंटीजर मेरे जो सेट बी में है, z टू z में सारे इंटीजर किसी ना किसी की इमेज हैं, तो इनकी सबकी प्री इमेजेस मेरे को मिल रही हैं। तो ये फंक्शन जो है 1 1 तो नहीं था, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये -1 2 -1 से -1 2 -1 x मॉड x है। तो मैंने x मॉड x का पहले भी ग्राफ बताया था, यहाँ -1 और 1 ले लीजिए। तो -1
पे -1 डाल दीजिए। यहाँ पे -1 डालेंगे तो -1 और उसका मॉड 1, तो -1 पे वैल्यू -1 हो जाएगी और 1 पे भी 1 हो जाएगी। -1 पे वैल्यू, सॉरी -1 पे वैल्यू, तो ये -1 to 1 है। -1 यहाँ पे पुट कीजिए, -1 यहाँ पुट कीजिए, यहाँ -1 पुट कीजिए। -1 इंटू मॉड ऑफ -1 इज 1, तो -1 इंटू मॉड ऑफ, तो ये -1 आएगा, -1 पे वैल्यू आएगी -1, 1 पे ये आ जाएगा 1 इंटू मॉड 1, 1। इसके अलावा ये ऐसे जाएगा। अब और वैल्यू निकाल लो, 0 पे 0 हो जाएगा, हाफ पे वैल्यू निकाल लो, हाफ इंटू मॉड हाफ, तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस हाफ है, -1/4 हो जाएगा। तो आप, मैंने ये पहले भी बनाया था, तो आप इसमें देखेंगे कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही, तो 1 1 तो है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है, -1 to 1 आ रही है, और कोडोमेन भी वही है। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो ये बाइजेक्शन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। तो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, जो वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इस एक्स पे एक वाई की वैल्यू ये भी है और एक ये भी है। तो एक ही एक्स पे दो वाई आ गए, एक एक्स पे दो वाई आ गए, तो फंक्शन नहीं होगा। एक बच्चे की दो माँ हो गई। ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स पे यहाँ भी दो वाई आ गए, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एक एक्स पे दो वाई आ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, हर एक्स पे एक ही वाई आ रहा है। इस एक्स का यही वाई है, इस बच्चे की यही माँ है, इस बच्चे की यही माँ है। एक एक्स पे दो वाई यहाँ नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन किस में एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है? इसमें वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, इसमें भी वर्टिकल लाइन एक एक पॉइंट पे भी कट करेंगे, इसमें भी। लेकिन इस वाले में वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज और 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो 1 1 नहीं होता। इसका कारण है इस एक्स पे और इस एक्स पे सेम वाई हो गया। इसमें एक ही जगह कट कर रही है, हर एक्स पे डिस्टिंक्ट वाई आ रहा है। यहाँ पे इतना वाई आ रहा है, यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो हर एक्स पे एक ही वाई आएगा। यहाँ पे ये वाई आ रहा है, यहाँ पे ये। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो 1 1 हो जाता है। इसमें भी एक से ज़्यादा पे कट कर रही है, इसमें भी एक से ज़्यादा, तो इसका आंसर हुआ बी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसमें लगाएंगे। अब R2 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब कोडोमेन क्या है? यहाँ पे कोडोमेन है R। तो यहाँ पे देखिए रेंज R किसकी बन रही है? ये जो है -∞ टू, ये 10x का ग्राफ है, 10x -∞ टू इन्फिनिटी जाता है, तो इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो सिर्फ ये वन ऑन टू फंक्शन होगा। इसकी रेंज जो है ये 0 से इन्फिनिटी है, इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। ये नीचे नहीं जा रहा ना एक्स एक्सिस से, लेकिन 0 भी नहीं हो रहा, तो इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसकी रेंज 0 इंक्लूडेड से इन्फिनिटी है, 0 से लेके और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ये रेंज इसकी, हाँ ये भी हो गया, इसकी भी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। आपके पास एग्जाम में दो ऑप्शन वाले आएंगे नहीं, लेकिन अब मैंने ये दे दिया तो इसको मिटाना ठीक नहीं है। सी एंड डी आर दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35, f is a function from R to R defined as f of x is equal to sin x, then f is, अब sin x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ ये होता है, इसकी रेंज होती है -1 to 1, तो कोडोमेन तो R है, उसके इक्वल नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती हैं, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी
नहीं होगा। बाकी इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो और डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें आंसर हो गया निदर 1 1 नॉर ऑन टू, निदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। क्वेश्चन 35 में हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताने, ए टू बी कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n की पावर m। यहाँ पे अब एलिमेंट ले लो 1 2 3, यहाँ पे ले लो a b c d e। तो 1 किससे मैच हो सकता है, 5 ऑप्शन है, a से, b से, c से, d से, e से। क्योंकि मुझे इसमें 1 1 ऑन टू तो देखना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं। 2 के पास भी वही 5 ऑप्शन है, 3 के पास भी 5 ऑप्शन है। 1 1 होता ना तो अलग होते। 1 को मान लो a से मैच करता और फंक्शन 1 1 होता, तो 2 को मैं a से मैच नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 5 5 5 3 बार, तो 5 की पावर 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो इनमें आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, एग्जाम में इतना लॉजिक लगाने का आपके पास टाइम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, जो आज मैंने 35 क्वेश्चन एमसीक्यू के किए और शुरू में आपको थ्योरी बताई, फंक्शन कौन सा रिलेशन होगा, निगर होगा, ग्राफ से कैसा पता लगे, ग्राफ से कैसे पता लगे फंक्शन 1 1 है या नहीं, ग्राफ से कैसे पता लगे फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया फंक्शन डिसाइड करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 1 फंक्शन के लिए, और मैंने 1 1 और ऑन टू फंक्शन के आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं, आप हर टाइप का एग्ज़ाम इन 35 क्वेश्चन की मदद से, जो कंसेप्ट आपने इसमें सीखे हैं, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं अटकेगा, ना सीयूटी में आप अटकेंगे, और आप आईआईटी के एग्ज़ाम में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप को इस वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट समझाया समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में इसका जो एक दो टाइप और बची हैं, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैं वो कराऊंगा। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।